particular lecture, we will learn how to give a shade to those particular objects, shading, different types of shading techniques, right? फॉर एग्जांपल जैसे ये तुम्हें 3 ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, तो उसमें जो बेसिक 2D ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर शेडिंग जो एक 3D ऑब्जेक्ट में इफेक्ट, वो एक टेक्सचर आ रहा है, वो आज हम लोग देख लेंगे, राइट? देन देयर इज सम डिटेल थिंग्स, फॉर एग्जांपल प्रेशर कंट्रोल, then how to shade smoothly and how light behave. This how light behave is a very important factor, जो तुम्हें आई गेस अगर तुम लोगों ने इंटरमीडिएट किया होगा, एलिमेंट्री दिया होगा, तो तुम्हें वहाँ पे मे बी स्लाइटली चांसेस से सिखाया गया होगा, वो आज हम लोग थोड़ा डिटेल में कर लेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग अपना एक स्केचबुक साथ में रखो, एक सेट ऑफ पेंसिल साथ में रखो। सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर we are going to learn 4 simple techniques. Now these are some 4 simple techniques. Again, these are 4 only which are simple as per my thinking. Multiple shading के techniques है, तुम लोग खुद के इन्वेंट भी कर सकते हो, या फिर तुम लोग जैसे यहाँ पे सिर्फ हैचिंग दिया है, क्रॉस हैचिंग दिखाया है, या फिर सर्कुलिज्म है, वो भी तुम लोग कर सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ शेडिंग टेक्निक्स, लेकिन हम लोग पहले बेसिक शेडिंग टेक्निक्स जो भी है वो हम लोग सीख लेंगे। ओके, सो विल स्टार्ट। Okay, so these are some basic shading techniques which can help you to achieve realistic texture and effects. Okay, which can help you to describe your drawing better. So there are these 4 types: hatching, cross hatching, circulism and contouring. Now hatching is something which we do all the time, right? हैचिंग हम लोग हमेशा ही करते आ रहे हैं, आइदर वो पेंसिल सिर्फ लाइंस हैचिंग है, या फिर एक पूरा एक स्मूथ हैचिंग हम लोग जो क्रिएट करते हैं पेंसिल को होल्ड करके अपवर्ड, वो भी एक मेथड है। तो लेकिन यहाँ पे एक हैचिंग कैसे, फिर उसके डिफरेंट मेथड, क्रॉस हैचिंग है, सर्कुलर एंड कॉन्टूरिंग है। तो हम लोग हैचिंग से स्टार्ट कर देते हैं। ओके ओके, सो हैचिंग is done by drawing line side by side, right? Simple technique. Since lines are uniformly patterned, it works very well for shading things like wooden surfaces, metal, etc. If अगर तुम लोग जहाँ पे भी बैठे हो, अगर तुम्हारा स्टडी टेबल वुड का है, राइट, या फिर तुम्हारा सोफा वुड का है, या फिर तुम्हारा टीवी यूनिट वुड का है, तो उसको देखो, वो टेक्सचर एक बार देखो, तो उसमें बहुत सारे ग्रेन्स, जैसे वर्टिकल लाइंस या फिर एक कुछ क्रिकेट लाइंस होंगे, तो वो लाइंस का जो पैटर्न है, जो इफेक्ट है, वो हैचिंग के टेक्निक से बहुत ज्यादा सिमिलर है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम देख सकते हो, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज हैचिंग as a simple effective method to describe wooden surface or metal surface. Again, metal surface is also similar, घर की ही wooden surfaces को observe करना और metal surfaces को observe करना. Got it? Okay. So next part, that is cross hatching. Now, if you know what is hatching, तो क्रॉस हैचिंग सिंपल इंग्लिश वर्ड में भी तुम्हें समझ जाएगा। क्रॉस हैचिंग जैसे हम लोग को, जैसे एक लाइन में हम लोग करते थे, वैसे और एक लाइन में क्रॉस करना है। ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस प्रेजेंटेशन अगेन, इट इज ग्रे टेक्सचर ऑफ फैब्रिक और स्किन। अगर तुम लोग सिर्फ ये तुम्हारा जो भी टी शर्ट है वो एक बार देखो, अगर वो वुलन होगा तो उसका एक टेक्सचर अलग होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी तुम्हारे क्लोथ्स है उनके लिए टेक्सचर सिमिलर, क्रॉस हैचिंग का बहुत ज्यादा सिमिलर होता है। देन देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज स्क्रीन। अब अपना खुद का ही हैंड थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, ओके, पाम ऑब्जर्व कर लो, नकल्स ऑब्जर्व कर लो, तो बहुत सारे तुम्हें वहां पे रिंकल्स दिखेंगे विच रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर स्केचिंग मेथड, शेडिंग मेथड, राइट? तो क्रॉस हैचिंग वहां पे हम लोग यूज करते हैं। अभी मे बी चांसेस है कि तुम ये समझेगा नहीं, आगे एक एग्जांपल है जिसमें हर एक शेडिंग मेथड यूज किया गया है, तो वो भी हम लोग एक बार समझेंगे। ओके, सो विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, that is circulism. Now this consists of many overlapping circles. It works very well to show soft and fuzzy surfaces. Now सर्कुलिज्म बहुत इफेक्टिवली या मल्टीपल टाइम्स हम लोग सर्कुलिज्म क्रिएट करते हैं, तो बहुत इफेक्टिवली वो एक सॉफ्ट
टेक्सचर या फिर फजी टेक्सचर, फजी सरफेस दिखाने के लिए यूज होता है। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने टेडी बेयर जो किया था उसको डिफ शेड देने के लिए हम लोग ये पर्टिकुलर शेडिंग मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये याद रखना ऑलवेज। शेड जो हैचिंग था वो वुडन सरफेसेस या मेटल सरफेसेस पे बहुत ज्यादा यूज होता है। जो क्रॉस हैचिंग था वो तुम्हें यूज हो सकता है जहाँ पे क्लोथ्स का टेक्सचर या फिर फैब्रिक और स्किन टेक्सचर देने के लिए। एंड देन सर्कुलिज्म it depict a soft and fuzzy surface. Okay, the next part, that is contour shading. Now this is where you create line that follow the shape of subject you are drawing or representing. For example, अगर यहाँ पे देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने एक एप्पल ड्रॉ किया। ओके, नाउ कॉन्टूरिंग वही है कि जो एप्पल का एक ओरिजिनल उसका जो शेप है, उसका जो फ्लो है, वही लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, वही लाइन हम लोग फॉलो करेंगे, राइट। तो उसके वजह से वो एक कंप्लीट एक सर्कुलर वो तुम्हें शेप आ रहा है। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था हाउ लाइन वर्क्स के लिए, एक सर्कल ड्रॉ किया था और उसके वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किए थे, बॉल ड्रॉ किया था तो उसके एक वर्टिकल लाइन कर्व लाइंस ड्रॉ किए थे। सिमिलर मेथड इज यूज्ड इन कंटूर contour shading. Contour lines can go in any direction, but most probably it go जो particular object है उसी direction में जाते हैं। They are great for shading things that already displayed lines running along surface. For example, यहाँ पे जैसे एप्पल का एक प्रॉपर एक शेप दिख रहा था तो वही शेप को, वही लाइन को फॉलो हम लोग करते गए। फॉर एग्जाम्पल ऑनियन से, देन एप्पल से, देन लिप्स से, लिप्स पे भी हम लोग बहुत इफेक्टिवली वही मेथड कॉन्टूरिंग शेडिंग हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। अब फिर से एक बार वो प्रेजेंटेशन देखना है, जो ऑलरेडी आउटलाइन है सिर्फ उस पे वो शेडिंग करते गए, देन हम लोग ने उसमें डेप्थ एंड इफेक्ट लाते गए। दिस इज हाउ लाइट इफेक्ट, हाउ लाइट बिहेव्स, ये हम लोग अभी सीखने वाले। बट हम लोग मेन अभी लेक्चर में ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस कॉन्टूर शेडिंग कैसे हो रहा है। गॉट इट? अभी तक के इसमें किसी कुछ डाउट? एनीवन? No, sir. Okay, so now just remember, for each shading technique, the harder you press down on a pencil, the darker your shade will appear, right. Also, the more you densely you shade, the smoother your shading will be. For example, circulism. ओके, गॉट इट? जो मैंने जो पॉइंट बोला वो समझा? जितना हार्ड तुम लोग प्रेस करोगे उतना ज्यादा डार्कर हो जाएगा और थोड़ा सा रफ टेक्सचर दिखता है। लेकिन जितना ज्यादा डेंसली एक ही लाइन को, जितना ज्यादा डेंसली एक ही सर्कुलिज्म को, सर्कल्स को डेंसली क्रिएट किया है, उतना ज्यादा वो सॉफ्ट, उतना ज्यादा वो स्मूथ इफेक्ट देगा। तो स्मूथ सरफेसेस के लिए हमेशा डेंस जो भी सर्कुलिज्म जैसा मेथड हम लोग यूज करेंगे। गॉट इट? तो दीज आर जो हम लोगों ने 4 टेक्निक सीखा, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि वही 4 टेक्निक के अंदर हम लोग को जो भी मान से को करना है। वी कैन कंबाइन द टेक्निक्स एंड क्रिएट आवर ओन टेक्निक। सो हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। ओके, सो जैसे मैं तुम्हें बोल रहा था कि एक जो ये स्केच देख लो जहाँ पे तुम्हें हैचिंग दिखेगा, क्रॉस हैचिंग दिखेगा, तुम्हें सर्कुलिज्म दिखेगा एंड कॉन्टूरिंग दिखेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हैचिंग देखेंगे। Okay, so hatching and contouring is used to represent a stretched skin, which is wrapped around our hand or our fingers. तुम लोग अपने फिंगर्स को ऑब्जर्व करो, जो नेल्स है उसको ऑब्जर्व करो। तो नेल्स में तो तुम्हें एक वर्टिकली ग्रेन्स दिख रहे होंगे, राइट। तो वही ग्रेन्स दिखाने के लिए हैचिंग एक परफेक्ट एग्जांपल है, राइट। अगेन नेल्स के अराउंड जो भी स्किन है उसको भी तुम लोग ऑब्जर्व करो। तो वो पर्टिकुलर वो जो स्किन को रिप्रेजेंट करने के लिए, विच इज रैप्ड अराउंड आवर फिंगर, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हैचिंग इज द बेस्ट मेथड। गॉट इट? देन देयर इज अ क्रॉस हैचिंग। नाउ लुक एट योर नकल्स। अगर तुम लोग विदाउट फोल्ड हाथ को फोल्ड मत करो तो तुम्हें नकल्स का टेक्सचर अलग दिखेगा। अगर तुम लोगों ने फोल्ड किया तो नकल का टेक्सचर अलग दिखेगा। तो वो टेक्सचर दिखाने के लिए क्रॉस हैचिंग इज द परफेक्ट एग्जांपल, राइट। तो खुद का हाथ नकल भी तुम लोग ऑब्जर्व करो, ये तो तुम्हें सिमिलरिटीज दिख रही है क्रॉस हैचिंग का। ओके, देन देयर इज द सर्कुलिज्म। सर्कुलिज्म में हम लोग जहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, अगेन जहाँ पे सॉफ्ट सर्फेसेस है,
सॉफ्ट सरफेस है फर्ज सरफेस से, वहां पे हम लोग सर्कुलरिज्म यूज करते हैं। तो हम लोग को सॉफ्ट सरफेस कहाँ पे दिख रहा है, वहां पे हम लोगों ने सर्कुलरिज्म डेंसली टेक्सचर्स शेडिंग क्रिएट किया, डेंस शेडिंग क्रिएट किया है। पेंसिल से फोर्स नहीं दिया है, बट डेंस एक ही शेडिंग को डेंसली क्रिएट किया। एंड अगेन कॉन्टूरिंग, जहाँ पे स्किन हमारे हाथ पे या फिर फिंगर्स पे रैप हो रही है, तो एक पर्टिकुलर फ्लो में जा रही है, राइट। यहाँ पे देख रहे हो, देख ये एक फ्लो है, ये एक फ्लो अलग है, तो वहां पे हम लोगों ने यूज किया। Got it? Now we don't expect, or in your NATA exam they don't expect you to do something like this. जैसे हम लोग ने एक एग्जाम्पल है, ओके, इतना रियलिज्म के लिए हम लोग को एग्जाम में टाइम ही नहीं मिलता। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। ये एक पूरा शेडिंग टेक्निक का एक ओवरव्यू है कि कैसे उसने क्रिएट किया। वो एक हम लोग एक बार वो प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आउटलाइन ड्रॉ कर लिया। आई गेस तुम लोग ये एक्सरसाइज भी कर लेना। अभी यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल में उसने हाथ रखा है, तुम्हें चाहिए तो कैसा भी हाथ रखो, खुद के हाथ को ऑब्जर्व करो। और यही टेक्निक जो अभी हम लोगों ने ये पर्टिकुलर पार्ट में टेक्निक यूज होने वाली है, वही टेक्निक तुम अपने इसमें भी यूज करो, अपने स्केच में भी यूज करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आउटलाइन ड्रॉ कर लिया, देन जो डेंसिटी के लिए और एक स्मूथ सरफेस के लिए, बिकॉज तुम्हारा हाथ स्मूथ सरफेस है, राइट, तो उस पे स्मूथ टेक्सचर देने के लिए सर्कुलरिज्म मेथड यूज किया, मल्टीपल टाइम्स यूज करके। जहां पे ज्यादा सॉफ्ट है, ये तुम्हें डिटेल दिख रहा है, नेल्स पे नहीं किया है क्योंकि वो हार्ड सरफेस है, गॉट इट। तो जहां पे ज्यादा स्मूथ सरफेस है वहां पे ज्यादा डेंसली क्रिएट किया है, ओके, जो इफेक्ट में दिख रहा है। देन जो भी नकल्स पे या फिर फिंगर्स पे जहाँ पे भी रिंकल्स बहुत ज्यादा है, वहाँ पे हम लोगों ने वही इफेक्ट देने की ट्राई किया है, गॉट इट। यहाँ पे कॉन्टूरिंग दिख रहा है तुम्हें, ओवरलैपिंग, यहाँ पे तुम्हें हैचिंग दिख रहा है नेल्स पे, राइट, यहाँ पे तुम्हें क्रॉस हैचिंग दिख रहा है, ओके। ओके, सो विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रैक्टिस। सो दीज आर फ्यू मोर टेक्निक्स। जैसे हम लोगों ने 4 किया था, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, कॉन्टूरिंग एंड सर्कुलरिज्म। ये कुछ और है, जैसे कि स्क्रिबल है, स्ट्रिपलिंग है, शॉर्ट डैशेस है, ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग विच यू डू ऑल द टाइम। देन देयर इज 3, सिर्फ 3 ड्रॉ किया है मल्टीपल टाइम्स, डेंस क्रिएट कर दिया, एंड जिगजैग्स। तो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स। तुम लोग अपने भी खुद के कुछ इन्वेंट कर सकते हो, फिर उसको मर्ज कर सकते हो, राइट, जैसे हम लोगों ने अभी कंबाइंड टेक्निक किया था वैसे, ओके। सो नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये एक पैटर्न तुम्हें प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे सिर्फ पेंसिल पे हम लोग को फोर्स देना है, तो वही सिर्फ हैचिंग यूज करके एक डार्क शेड तक जाना है, ओके। एंड नेक्स्ट पार्ट इज सर्कुलरिज्म यूज करना है एंड स्मूदर सरफेसेस क्रिएट करने हैं। डेंसली कोई एलिमेंट क्रिएट करके स्मूदर सरफेसेस हमें क्रिएट करना है। Remember, more pressure you apply, the more darker your shade will be, and more densely you shade, more smoother it will be. Okay, ये याद रखना। We'll shade them using shading techniques which will best describe their texture. For example, if I want to shade this toy horse, which is wooden, हम लोग अज्यूम कर लेते कि वुडन है, ठीक है, तो उसका टेक्सचर कैसे होगा, और उसमें बहुत सारे ग्रेन्स होंगे, और जो भी हम लोगों ने 4 बेसिक शेडिंग टेक्निक्स यूज किए हैं, सीखे हैं, उसमें से विच विल बी बेस्ट सूटेड फॉर दिस, तो वो हैचिंग होगा, ओके। तो हम लोग वो कैसे करते हैं देख लेते हैं एक बार वो शेडिंग टेक्निक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल एक बेसिक लेयर हम लोग लाइंस का दे देंगे, ओके। नेक्स्ट थिंग हम लोग उसको थोड़ा सा और डेंस कर देंगे। रिमेंबर, वुडन जो भी टेक्सचर है
उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक ही पार्ट होता है हैचिंग का, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हैचिंग में दो लाइंस के बीच में लाइन छूट जाता है, तो ये जो बीच वाला लाइन है वही बहुत ज्यादा रियलिस्टिक इफेक्ट देता है जब वुडन टेक्सचर में क्रिएट करता है। ठीक है, तुम्हारे अराउंड जो भी वुडन टेक्सचर है वो देख लो, उसमें बीच में बहुत सारे लाइंस होंगे और वो डार्क एंड लाइट टोन्स में ही होते हैं, तो जो लाइट टोन्स है वही हमारे बीच वाला जो गैप है लाइंस का बीच का वो डिपिक्ट कर रहा है, राइट। ये जब तक तुम लोग ऑब्जर्व नहीं करोगे कोई भी वुडन सरफेस तब तक समझेगा नहीं। ओके, ये हो गया सिंपल टेक्निक। पहले एक सिंपल टोन, एक सिंपल बेसिक शेड दे देंगे का, फिर उसके ऊपर एक डबल और एक शेड दे देंगे जिससे वो डार्कर टोन दे देंगे। फिर अगेन जहाँ पे शेड्स आ रहे हैं, जहाँ पे शैडो आ रहा है वहाँ पे शैडो हम लोगों ने ऐड कर दिया है एंड ये परफेक्टली एक वुडन टेक्सचर दिख रहा है विद द हेल्प ऑफ हैचिंग। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सैक। ओके, तो सैक के लिए ऑब्वियसली इफ यू रिमेम्बर, इफ यू नो दैट सैक का जो भी टेक्सचर होता है दैट इज वेरी रफ, है ना, स्मूथ नहीं है वो, ना ही सॉफ्ट है, दैट इज रफ। तो इसमें हम लोगों ने कंबाइन किया है दो टेक्निक, दैट इज क्रॉस हैचिंग एंड कॉन्टूरिंग, एंड विच विल इफेक्ट एज अ क्रॉस कॉन्टूरिंग। सो हम लोगों ने ये क्यों किया, बिकॉज सैक बहुत अनइवन शेप होता है, जो भी एलिमेंट जो भी मटेरियल उसमें ऐड करेंगे उस हिसाब से उसका शेप चेंज होते जाएगा, तो दैट इज वाई कॉन्टूरिंग यूज किया है बिकॉज ऑफ द शेप, एंड क्रॉस हैचिंग वो एक रफ टेक्सचर जो है वो देने के लिए हम लोगों ने क्रॉस हैचिंग यूज किया, तो वो हो गया क्रॉस कॉन्टूरिंग। समझ गया? तो ऐसे हम लोग कोई भी टेक्निक, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करके अपना खुद का एक कंबाइंड टेक्निक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हम लोगों ने कैसे किया वो एक बार देख लेते, जस्ट प्रेजेंटेशन देख लेना। फर्स्ट एक बेसिक कॉन्टूरिंग हम लोगों ने दे दिया, व्हाट इट कॉन्टूरिंग तुम्हें दिख रहा है, जैसे वो पर्टिकुलर सैक का शेप था, जैसे वो फ्लो हो रहा था वैसे लाइंस कुछ ड्रॉ कर दिए, गॉट इट। नेक्स्ट हम लोग इसमें से क्रॉस हैचिंग हम लोग ऐड कर दिया, तो वो हो गया क्रॉस कॉन्टूरिंग। अगेन जब हम लोग क्रॉस कॉन्टूरिंग ऐड कर रही है तभी ये जो शेड्स एंड शैडो, जो शैडो पर्टिकुलर शैडो जहाँ पे गिर रहा है वो समझना भी इम्पोर्टेंट, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझ ले ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी तुम लोग समझ लो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द टेडी बेयर। Teddy bear is usually soft and fuzzy. सर So, yes, सर सर वो yes, सैक का yes. पार्ट थोड़ा रिवाइंड करो ना वापस। Okay. So for the sack, because of the sack's texture, जो बहुत ज़्यादा रफ है एंड ऑल्सो उसका एक अनइवन शेप होता है, उसके लिए हम लोगों ने दो टेक्निक्स यूज किए, दैट इज क्रॉस हैचिंग एंड कॉन्टूरिंग विच विल बिकम क्रॉस कॉन्टूरिंग। ओके, सो ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या किया, तो कॉन्टूरिंग यूज करेंगे बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ दिस सैक। सैक का शेप जैसे ये फ्री फ्लोइंग है, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलरली जा रहा है, यहाँ पे फ्री फ्लो हो रहा है, यहाँ पे फ्री फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कॉन्टूरिंग ऐड कर दिया, गॉट इट। तो जो क्योंकि सैक का एक खुद का एक शेप नहीं होता, जो भी एलिमेंट्स हम लोग उसमें ऐड करेंगे उसके अराउंड वो अपना एक शेप ले लेगा। ओके, यू गॉट दैट। तो उसके हिसाब से एक ये क्रॉस कॉन्टूरिंग हम लोग एक कॉन्टूरिंग हम लोगों ने उसमें ऐड कर दिया ना, ये एक बेसिक शेप हो गया। अभी उसको जो रफ टेक्सचर है वो देने के लिए हम लोग इसमें क्रॉस हैचिंग ऐड कर देंगे, तो सिर्फ लाइंस ऐसे ऐड कर दी ना। क्रॉस हैचिंग में जहाँ जैसे यहाँ पे एकदम शार्प लाइंस दिखाई है एक पर्टिकुलर 45 डिग्री में, 45 डिग्री में हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो वैसा नहीं करना है। यहाँ पे जैसे फ्री फ्लोइंग है वैसे ही, जैसे कॉन्टूरिंग यहाँ पे फ्री फ्लोइंग था वैसे ही यहाँ पे भी फ्री फ्लोइंग वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की है, व्हाट इट। तो वो एक पर्टिकुलर वो रियलिस्टिक सैक का इफेक्ट आ रहा है, वो रफ भी है और वो इफेक्टिव भी दिख रहा है। अगेन शेड्स एंड शैडो बहुत इफेक्टिवली यूज किए गए हैं। ओके, तो शेड्स एंड शैडोज का हम लोग आगे लाइट का जो भी लाइट कैसे भी होता है वो हम लोग आगे देखने ही वाले। इतना ये टेक्सचिंग ये शेडिंग टेक्निक समझ गया तो ठीक है, गॉट इट। यस सर, थैंक यू सर। Okay, so next part is the teddy bear. So teddy bear
are usually soft and fuzzy. So जो भी हम लोगों ने चार टेक्निक्स सीखा था उसमें से सॉफ्ट एंड फजी सर्फेसेस के लिए हम लोग कौन सा टेक्निक यूज कर रहे थे? सर्कुलिज्म। तो सर्कुलिज्म हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अगेन जो मैंने तुम्हें बोला था कि जितना ज्यादा तुम डेंसली शेड करोगे उतना ज्यादा वो स्मूदर सरफेस होगा। तो जो भी सर्कुलिज्म है उसका हम लोग एक लेयर दे देंगे एंड डेंसली उसका एक लेयर देते जाएंगे। ओके, एंड देन जो शेड्स एंड शैडोज है, जो पार्ट डार्कर होने चाहिए, राइट, आईज, नोज, ईयर्स, तो वो हम लोगों ने डार्क कर दिया। तो एक इफेक्टिवली बहुत ज्यादा 3D इफेक्ट आ गया। गॉट इट? ये 3 ऑब्जेक्ट में किसी को कुछ डाउट है? इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो क्योंकि ये भी तुम्हारा होमवर्क होगा। डन? होगा सब? ओके, तो हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। विल डू वन थिंग, हाँ ये भी एक पार्ट देख लो। जैसे हम लोगों ने कंबाइन शेडिंग किया था, क्रॉस कॉन्टूरिंग किया था, क्रॉस हैचिंग एंड कॉन्टूरिंग यूज करके, वैसे ही और एक ही टेक्निक है, हैचिंग, स्ट्रिपलिंग एंड शॉर्ट डैशेस यूज करके बैम्बू में यूज किया, राइट। तो ये नंबर ऑफ टेक्निक्स है जो तुम लोग चाहिए तो यूज कर सकते हो। स्ट्रिपलिंग इज वन ऑफ द टेक्निक जो तुम आर्किटेक्चर लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करने वाले, ठीक है। Again, this technique takes a lot more time than you think. तो एग्जाम में ये टेक्निक यूज करना थोड़ा मत करना, ठीक है। तो बाकी जो भी टेक्निक्स है वो ज्यादा यूज करना, बिकॉज वो बहुत ज्यादा सिंपल है। लेकिन ये वन ऑफ द टाइप है कि ये भी टेक्निक्स तुम लोग यूज कर सकते हो, अपने खुद के टेक्निक्स तुम लोग बना सकते हो। तो अभी जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, तो जैसे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स है, हाँ, इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में ये भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में तुम लोग वो सब टेक्निक्स या फिर अपने खुद के अलग टेक्निक्स भी यूज कर सकते हो। लाइक फेदर में कौन सा टेक्निक यूज करोगे, विच इज सॉफ्ट, तो वो सर्कुलरिज्म है। लेकिन अगर तुम लोगों ने कोई भी 3 ले लिया और 3 को डेंसिटी बढ़ा दिया तो भी वो सॉफ्ट दिखेगा, राइट। देन देयर इज ओनियन, तो ओनियन में शेप्स की वजह से हम लोग उसको कॉन्टूरिंग हम लोग यूज कर सकते हैं, तो एक सर्कल शेप प्रॉपर्ली क्रिएट हो जाएगा। देन देयर इज अ बर्लैप पोटैटो सैक, जो पोटैटो दिख रहा है, पोटैटो हार्ड सरफेस है, तो उसके लिए हम लोग आइदर हैचिंग कर ले सकते हैं या फिर कॉन्टूरिंग ले सकते हैं, और जो सैक है उसके लिए हम लोग क्रॉस कॉन्टूरिंग ले सकते हैं। देन देयर इज अ वुडन टॉय, सो हैचिंग। देन देयर इज रॉक्स, रॉक्स अगेन हार्ड सरफेस है, तो आइदर तुम लोग उसमें कॉन्टूरिंग ले लो या फिर तुम लोग क्रॉस हैचिंग ले लो या फिर क्रॉस कॉन्टूरिंग ले लो, तुम्हें जैसे चाहिए, ठीक है। देन देयर इज ब्रोकोली, ब्रोकोली को तुम लोग थोड़ा सा क्रॉस हैचिंग भी हो ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा सॉफ्ट दिखाने के लिए भी, जो तुम्हें टेक्निक अप्रोप्रिएट लगे वो कर लेना। फजी पिलो अगेन कॉन्टूरिंग। देन कॉटन कैंडी अगेन सॉफ्ट सर्फेसेस, लेकिन थोड़ा सा उसका टेक्सचर डिफरेंट होता है। ओके, तो ये एक तुम्हारा होमवर्क है, ये भी एक कर लेना। ओके, दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अभी तक हम लोगों ने ये पर्टिकुलर लेक्चर में जितने टेक्निक शेडिंग टेक्निक सीखे वो ये 10 शेडिंग टेक्निक्स है। हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, सर्कुलिज्म, कॉन्टूरिंग, स्क्रिबल्स, स्टिपलिंग, शॉर्ट डैशेस, ब्लेंडिंग, क्रीज एंड जिगजैग्स। ये एक फोटो ले लेना। अभी जो भी मैंने प्रीवियस जो 6 या 7 ऑब्जेक्ट्स थे जो होमवर्क है उसमें तुम लोग चाहे तो ये टेक्निक्स यूज कर सकते हो या फिर तुम्हारा खुद का इन्वेंट करके टेक्निक्स यूज कर सकते हो। Okay, so for the most beginners, shading is probably guessing game until you learn few basic about light. For example, ये जो ऐसे हम लोग को अगर शेडिंग क्रिएट करना है तो हम लोग सिर्फ डार्क कहाँ पे होगा, एक ही कहाँ पे तो लाइट सोर्स होगा, और फिर लाइट कहाँ पे पड़ेगी, शैडो कहाँ, कास्ट शैडो कहाँ पे होगा, हाईलाइट कहाँ पे होगा, इतना नहीं सोच रहे अभी तक, ठीक है। हम लोग सिर्फ सोच रहे कहाँ पे हम लोग को डार्क दिखाना है, कहाँ पे हम लोग को लाइट दिखाना है, राइट। So things make sense, more sense when you understand exactly where you want to add your light or shadow.
राइट? तुम ये दोनों का डिफरेंस समझा? ओके ओके, सो जो मैं तुम्हें बोल रहा था कि इट इज वेरी इजी है अगर तुम्हें पता हो कि कहाँ से लाइट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो डॉटेड लाइन रखी है तो तुम्हें पता है कि यहाँ से कहीं से तो लाइट आ रहा है, तो तुम्हें पता है कि यहाँ से अगर लाइट आ रहा है तो यहाँ पे शैडो का, यहाँ पे डार्कर एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे उसका डार्कर शैडो होगा, राइट? यहाँ पे फिर हाईलाइट होगा। ये सब तुम्हें इजी हो जाएगा अगर तुम्हें पता है कि लाइट सोर्स कहाँ से आ रहा है और हर एक एलिमेंट है, जैसे कास्ट शैडो कहाँ पे हो रहा है, हाईलाइट कहाँ पे हो रहा है, ये हर एक एलिमेंट का इंफॉर्मेशन होगा तो वो बहुत ज्यादा इजीली तुम्हें समझ जाएगा। तो वही हम लोग आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में सीखेंगे ये पार्ट में। सो फर्स्ट इज प्रेशर कंट्रोल। So, okay. So, how to shade smoothly? To shade smoothly, try to eliminate major gaps between your strokes. Okay. Now it is. अगर तुम लोग देखोगे, just a second, ये पूरा एक शेड का स्ट्रिप देखना। तो अगर मैं एक स्मूथ शेडिंग के लिए मैं बीच में अगर गैप नहीं छोड़ूंगा तो एक इफेक्टिवली स्मूथ ब्लेंडिंग वाला मेथड, एक शेडिंग वाला मेथड क्रिएट हो जाएगा ना। यही हम लोग मेथड में सिर्फ हाफ ऑफ द शेडिंग का टेक्निक हम लोग यूज करके अगर पोर्ट्रेट क्रिएट करेंगे तो वो बहुत ज्यादा डल दिखेगा। अदर एंड अगर हम लोग पूरा का पूरा वो टेक्निक वैल्यूज यूज करके, लाइट टू डार्क वैल्यू यूज करके अगर कोई पोर्ट्रेट क्रिएट करेंगे तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली, बहुत ज्यादा पॉप आउट लगेगा, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा। ये दोनों के बीच वाला डिफरेंस समझ गया? सो इसलिए हमें पूरा का पूरा वैल्यू स्क्रीन वैल्यू लेवल वैल्यू बार यूज करके हमें अपना जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर 3D कंपोजिशन है वो शेड करना पड़ेगा या फिर स्केच करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं तुम्हें बोल रहा था कि टू शेड स्मूथली ट्राई टू एलिमिनेट मेजर गैप्स बिटवीन योर स्ट्रोक्स व्हाइल मेंटेनिंग गुड प्रेशर कंट्रोल। ठीक है, सो हम लोग इसके लिए सिंपल एक टेक्निक है, एक नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में एक नंबर ऑफ ब्लॉक्स कर देंगे और उसमें हम लोग डार्कर टोन टू लाइटर टोन हम लोग शेडिंग करते जाएंगे। ओके, डार्कर टोन टू लाइटर टोन एक शेडिंग करते जाएंगे। It is important to maintain consistent pressure in each back and forth stroke, on each individual stroke. Okay, तो ये समझिए, ये भी एक टेक्निक, ये भी एक एग्जांपल तुम लोग होमवर्क कर सकते हो। ये सिंपल है, इसमें कुछ होमवर्क के लिए देने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन ये समझ लो। ओके, ये तुम्हारा पूरा वैल्यू हो गया। हम लोग को ये पूरे वैल्यू के अंदर पूरा अपना स्केच ड्रॉ करना है। ओके, तो जो मैं तुम्हें बोल रहा था स्मूथली शेड करने के लिए जो बीच का डिस्टेंस है वो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये इफेक्टिव है, ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, सो हाउ टू शेड स्मूथली। ओके, सो इफ यू वांट टू, हाँ, तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया जो हम लोगों ने ये टेक्निक देख रहे थे, राइट? यहाँ पे बिल्कुल गैप्स नहीं है, यहाँ पे गैप्स है। तो अगर गैप होगा बीच में तो ये इफेक्ट आएगा, और अगर बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होगा, ब्लेंड हो जाएगा कंप्लीटली, तो ये इफेक्ट दिखेगा। तो विच इज बेटर? दिस सेकंड वन इज राइट। वही हम लोग देखेंगे। दिस देयर इज अ न्यू पार्टिसिपेंट, प्रतीक। हेलो प्रतीक। Pratik, you are here for our demo lecture? Yes, he's there. Vikrant sir, he's open from first lecture. Viren sir was also saying he'll open the Okay, okay. Just a second. Okay, so
We'll continue. So for the smoother shade like this, I suggest you यूज करना जो शार्पन, जो हैंडराइटिंग के लिए हम लोग पेंसिल यूज करते हैं वो यूज मत करना। एक डल निप वाला, एक डल पेन वाला पेंसिल जो होता है वो स्मूदर शेड, वो स्मूदर इफेक्ट बहुत इफेक्टिवली तुम्हें देगा। तो ऐसा ऐसा पेंसिल यूज करना। ओके, अगेन शेडिंग करते टाइम ऐसे शेडिंग मत करो कि तुम्हारा जो राइटिंग ग्रिप है, राइटिंग ग्रिप कभी भी शेडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जब राइटिंग ग्रिप से शेडिंग करते हैं तो ये बीच बीच में डार्क पैचेस दिख रहे हैं तुम्हें, वो डार्क पैचेस तुम्हें बीच बीच में आ जाएंगे। इंस्टेड यूज ओवरहैंड ग्रिप एंड पिवट मूव फ्रॉम योर एल्बो और शोल्डर टू अचीव मच लार्जर स्ट्रोक, राइट। और यही टेक्निक हम लोग ब्लेंडिंग में भी यूज करते हैं, यही हम लोग को यूज करना है। ओवरहैंड ग्रिप एंड अपने एल्बो से और अपने शोल्डर से मूव करना है। गॉट इट। अगर तुम्हारा सरफेस कम है तो तुम लोग एल्बो से मूव कर सकते हो, अगर तुम्हारा सरफेस ज्यादा है तो तुम लोग एल्बो शोल्डर से मूव कर सकते हो। गॉट इट। तो ये तुम्हें डिफरेंस समझ रहा है, एक इवन शेड तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे भी इवन शेड दिख रहा है, यहाँ पे भी इवन शेड दिख रहा है। जो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है और बीच बीच में ऐसे डार्क पैचेस जो आ रहे हैं वो नहीं दिख रहे यहाँ पे। तो ये तीनों का ओवरहैंड ग्रिप समझ है तुम्हें। राइटिंग ग्रिप is not useful and overhand grip is more useful while shading, okay, or while in sketching also. ये समझ गया? इसमें किसी को भी difficulty? Just keep remember to keep your strokes together and eliminate gap. Gap नहीं होना चाहिए. That is the most important part. Okay, so we'll go to the next point. Now this point is very important. Understanding light. For most beginners, shading is probably the guessing game, right? Until you learn a few basic about light, things make more sense when you understand exactly where you want to add light or shadow. It can make a really big difference in how realistic your artwork will come across. यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कहाँ पे भी ड्रॉ हम लोग कर रहे हैं, कहाँ पे भी स्ट्रोक्स आ रहे हैं, राइट। सो दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ डूइंग शेडिंग। तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट इज मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। बेसिक्स से हम लोग, तो वही हम लोग आज बेसिक्स सीखेंगे। सो फॉर एग्जांपल, here we are going to use sphere to understand different elements of light, because it is a lot easier to understand and point out the elements than much more complex object like this. इसलिए हम लोगों ने sphere लिया, simple object. Okay, so we have wooden ball here where light coming from top left. Okay, तो ये हमारा हो गया source of light somewhere here. तो उसके वजह से यहाँ पे दो parts हो गए. This is their light side, this is our shadow side. Okay, ये हमारा हो गया लाइट साइड और ये हमारा हो गया शैडो साइड। इतना सिंपल है, इतना तो समझ गया। Okay, so here we have two light side. Here we have two light side. There is light side facing light source and shadow side which is turned away. At the edge of the shadow, we have core shadow. Right, core shadow, which is dark strip running around the boundary of both the sides. ये दोनों साइड्स के बाउंड्री पे हमारा होगा कोर साइड और कोर शैडो। और कोर शैडो सबसे ज्यादा डार्केस्ट पार्ट होता है इन ऑल द शैडो। ओके, कोर शैडो इज मोस्ट visible on white table because white is highly refractive. Okay, light rays come down, for example white is highly reflective, इसका एक एग्जांपल है। जैसे अगर हम लोगों ने ब्लैक सरफेस यहाँ पे यूज किया तो ब्लैक सरफेस पे राइट रिफ्लेक्ट होके इतना पॉप आउट नहीं, इतना उसको लाइट इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हमारा कोर शैडो वो कंप्लीटली हाइड हो गया, राइट। अगर वहां पे हम लोग अगर व्हाइट सरफेस यूज करेंगे तो हमारा इधर तो समझ गया हमें, व्हाइट सरफेस लाइट रिफ्लेक्ट करता है, डार्क सरफेस लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो
अगर इन केस अगर तुम्हें ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आया, ऐसा कोई कंपोजिशन 2D या 3D कंपोजिशन बताया जाए जिसमें उन लोगों ने अगर मेंशन किया है कि तुम्हारा सरफेस ब्लैक है या फिर तुम्हारा सरफेस व्हाइट है, तो ऑलवेज रिमेम्बर दिस कि लाइट अब रिफ्लेक्ट करता है और डार्क सरफेस ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करता है, लाइट ऑब्जर्व करता है। इधर तक किसी को कुछ डिफिकल्टी? शुड आई रिपीट दिस? आई अज्यूम नो। सो नो अभी सर। ये पर्टिकुलर नोज को तुम लोग ऑब्जर्व करो and guess where is reflected light is and where is core shadow. सिर्फ अज्यूम करो। I'll give you 1 minute. रिफ्लेक्टिव लाइट सोर्स कहाँ पे, पहले तो वो अज्यूम करो। लाइट सोर्स अज्यूम कर लिया, फिर रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रहा है, तो रिफ्लेक्टिव लाइट कहाँ पे और कोर शैडो कहाँ पे। ओके, तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट दिखा, बिकॉज लाइट सोर्स समवेयर हियर and core shadow is here overall. Okay, इतना समझ गया सबको? ओके, सॉरी फॉर दैट। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज ऑक्यूलेशन शैडो। तो जो भी हमारा लाइट रेज है, लाइट सोर्स से जो भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो हमारे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, बट ऑक्यूलेशन शैडो वहां पे क्रिएट होता है जहाँ पे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और सरफेस जहाँ पे मीट होती है, विच इज वन ऑफ द डार्केस्ट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिकॉज यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है कि लाइट रिफ्लेक्ट होके भी आए या फिर डायरेक्ट लाइट भी आए, राइट? तो ये हमारा यहाँ पे हो गया है ऑक्यूलेशन शैडो। नाउ यू डोंट नीड टू रिमेम्बर ऑल दीज नेम्स, बस ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जब भी तुम लोग ड्रॉ करोगे तो तुम्हें कहाँ पे ऑलवेज जहाँ पे डार्कर शेड्स होंगे वो तुम्हें याद रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमेशा एक डार्कर शेड तुम्हें दिख जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज कास्ट शैडो। नाउ इन दिस केस बॉल जो हमारा सोर्स लाइट है वहां से जो लाइट आ रही है तो उसके पर्टिकुलर एंगल की वजह से ये कास्ट शैडो एक पर्टिकुलर एक एरिया तक लिमिट है, राइट? तो हम लोग कास्ट शैडो की वजह से कास्ट शैडो को ऑब्जर्व करके हम लोग लाइट सोर्स है वो भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी ये एज है और ये कास्ट शैडो, अगर उसके अराउंड हम लोगों ने डॉटेड लाइंस अगर ड्रॉ कर लिए तो हमारा जो लाइट सोर्स है वो कहाँ पे है वो हमें बहुत इजीली समझ जाएगा। ठीक है, तो उसमें से हम लोगों ने अभी दो पार्ट सीखे, दैट इज कास्ट शैडो एंड ऑक्यूलेशन शैडो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या सीखा था, दैट इज देयर आर टू पार्ट्स, दैट इज लाइट साइड एंड देन डार्क शैडो साइड। शैडो साइड के बाद जहाँ पे हमारा कोर लाइट है, कोर शैडो है, कोर शैडो is on the boundary of light side and shadow side, and then जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट सरफेस को टच होता है, जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं होता, वो हमारा ऑक्यूलेशन शैडो हो गया। और ये कास्ट शैडो है। कास्ट शैडो क्या होता है कि जो लाइट सोर्स की वजह से, जो ऑब्जेक्ट की वजह से लाइट सोर्स ब्लॉक हो रहा है कंप्लीटली, तो वो एक शैडो क्रिएट हो रही है, उसको हम लोग कास्ट शैडो बोलते हैं। ओके, तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि हाउ मेनी कास्ट शैडोज कैन यू फाइंड ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्व करो कितना दिख रहा है, बताओ। एक ही दिख रहा है? There is one and there is two, there is three. Because of this object जो थोड़ा सा अनइवन है और हमारे लाइट सरफेस समवेयर इज हियर, अगर हम लोगों ने ट्रैक कर लिया उसको तो राइट, तो समवेयर इज हियर, उसके वजह से ये पॉप आउट होने वाले नोज की वजह से यहाँ पे भी शैडो, कास्ट शैडो क्रिएट हो रही है। यहाँ पे तुम दिख रहे हो कास्ट शैडो क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे मेनली एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट की कास्ट शैडो।
ओके, जो कि हमारे ये दूसरे ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक ही है बिकॉज ऑफ दिस राउंड ऑब्जेक्ट। ओके, इधर तक समझा सबको? ये मैं सब हाँ सर। नेमिंग आपको बाद में दे दूंगा, अभी सिर्फ बेसिक आइडिया सब है। तो हम लोग गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो दिस इज कोर लाइट which is area facing light directly. This is highlight, then there is a highlight which is actually the reflection of light source. This is the brightest point of the object. Okay, तो ये बहुत ही ज्यादा important part है highlight, because जितना ज्यादा कास्ट शैडो important है उतना ही ज्यादा हाईलाइट देना भी अपने ऑब्जेक्ट में important होता है। हाईलाइट तो ऑलवेज रिमेम्बर कि तुम्हारा सोर्स लाइट, कोर लाइट, जहाँ पे भी हो, हाईलाइट रिफ्लेक्शन होता है अपने ही लाइट का, जो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होता है। तो एक कंप्लीटली उसको कंसीडर कर लो तुम लोग, अगर पेंसिल शेडिंग करने वाले तो उसको कंप्लीटली व्हाइट ही दिखाना है तुम्हें। ओके, तो ये डिफरेंस समझ गया? कोर लाइट फेसिंग डायरेक्टली लाइट एंड हाईलाइट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट व्हिच इज द ब्राइटेस्ट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वही हम लोग पर्टिकुलर मोड में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें तुम्हें कोर लाइट कहाँ पे दिख रहा है और इसमें हाईलाइट कहाँ पे दिख रहा है। ऑब्जर्व करो। मिल गया? दैट इज आवर कोर लाइट एंड दिस इज आवर कोर लाइट एंड दिस इज आवर हाईलाइट जो तुम्हें दिख रहा है, राइट? कंप्लीट व्हाइट पैच। तो यही हमारे है कुछ बेसिक लाइट के बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग। अगेन हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास, तुम्हारे सबके पास अगर हाँ स्केचबुक है तो पहले तो एक ऐसा स्फीयर या फिर सर्कल ड्रॉ कर लो, बॉल ड्रॉ कर लो। एवरीवन ये कर लो। फिर उसमें जैसे यहाँ पे लाइट सोर्स दिख रहा है, वैसे ही दो साइड में उसको डिवाइड कर दो, दैट इज लाइट साइड एंड द सेकंड वन इज द शैडो साइड। इसे डिवाइड कर लो और उसको पर्टिकुलर नेमिंग दे दो, लाइट साइड एंड शैडो साइड। ओके, देन यहाँ पे हमारा आएगा कोर शैडो। अभी कुछ शेड्स एंड शैडोज मत क्रिएट करना, सिर्फ नेमिंग दे दो, ऐसे लाइन मार के सिर्फ उसको नेमिंग दे दो कि यहाँ पे हमारा कोर शैडो आएगा विच इज ऑन द बाउंड्री ऑफ द लाइट एंड शैडो साइड, और जो सबसे डार्केस्ट पार्ट होता है ऑब्जेक्ट में। देन देयर इज ऑक्लूजन शैडो, जो ऑब्जेक्ट टेबल पे या फिर सरफेस पे ग्राउंड को टच हो रहा है वहां पे हमारा ये शैडो क्रिएट हो रहा है। ओके, विच इज अगेन द वन ऑफ द डार्केस्ट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन कास्ट शैडो, लाइट सोर्स को जो ब्लॉक कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, उसके वजह से जो शैडो क्रिएट हो रहा है, दैट इज कास्ट शैडो। ओके, कास्ट शैडो लिख दिया, ऐसे एक सर्कल क्रिएट कर दो और वहां पे लिख दो कास्ट शैडो। देन नेक्स्ट कोर लाइट, ये हमारा हो गया कोर लाइट। कोर लाइट इज व्हाट? कोर लाइट ऑब्जेक्ट फेसिंग डायरेक्टली लाइट सोर्स। ओके, एंड देन हाईलाइट रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट सोर्स which is the brightest point on the object। इतना हो गया? बता दो मुझे। डन? Yes, sir. यस सर। ओके, सो लेट्स, अभी ये तुम्हारा एक्सरसाइज भी है और होमवर्क भी है। ये जो नेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्ट ट्राई करने वाले, शेड करने वाले।
Okay, so let's shade an apple together without looking at any reference image. Most of the time हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस इमेज देखते हैं, कोई तो एप्पल देखते हैं तो जिसमें ऑलरेडी शेड्स एंड शैडोज होते हैं और वैसे ही हम लोग उसको कॉपी करने की ट्राई करते हैं. तो जब अभी तुम लोग करने वाले हो होमवर्क, तो उसमें आइदर एप्पल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं इससे पर्टिकुलर एग्जाम्पल में. तो आइदर तुम लोग एप्पल ड्रॉ कर सकते हो या फिर कुछ और जो भी ऑब्जेक्ट तुम्हें चाहिए हो. ठीक है, वो कैसे करने करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं. जस्ट सेकंड. ओके, सो we might not accurate, but it's a great way to actively think about the how light behave in this particular sketch. So हम लोग first क्या करेंगे, एक एप्पल का एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे. Try to keep your outlines as light as possible, but यहाँ पे मैं डार्क क्रिएट कर रहा हूँ because तुम्हें समझना चाहिए. Okay, so एक बेसिक रफ स्केच हम लोग एप्पल का ड्रॉ कर लेंगे. देन टेबल का एक एज ड्रॉ कर लेंगे जहाँ पे वो रेस्ट हो रहा है एंड जो भी अनवांटेड लाइन से हम लोग वो इरेज कर देंगे. ओके, नेक्स्ट स्टेप, डिसाइड वेयर द लाइट इज कमिंग फ्रॉम. एक लाइट सोर्स हमारा कहाँ पे है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई हमारा लाइट सोर्स वहाँ पे, तो कुछ ऐसा मार्क कर दो तो हमें हमेशा याद रहेगा कि हमारा लाइट वहां से आ रहा है. ओके, नाउ ड्रॉ कास्ट शैडो. तो कास्ट शैडो ड्रॉ करने का सबसे इफेक्टिव मेथड क्या है, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो, है ना, एजेस से, ये पर्टिकुलर एजेस से और ये पर्टिकुलर एज पे. तो राइट नाउ यू कैन यूज स्केल, क्योंकि हम लोग से प्रैक्टिस करें तो तुम लोग स्केल यूज कर सकते हो, है ना. एजेस से हम लोग ने लाइट सोर्सेस से एक शैडो ड्रॉ कर लिया. तो हमारा हो गया ये कास्ट शैडो का एरिया कितना होगा वो हमें मिल गया. ओके, सिंपल. नेक्स्ट, ड्रॉ लाइंस फ्रॉम लाइट सोर्स. ये हमारा हो गया दो जो पर्टिकुलर हम लोगों ने साइड्स लिए थे लाइट के, दैट इज लाइट साइड एंड शैडो साइड. इधर तक हो गया, इधर तक समझ गया सबको हम लोगों ने कैसे लाइट को बिहेव किया था, लाइट को स्टडी किया था और लाइट की वजह से ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे कास्ट शैडो एक पर्टिकुलर एंगल में आ रहा है वो हम लोगों ने अज्यूम किया और उसके तरह से हम लोगों ने इतना ड्रॉ कर लिया. ओके, okay, so now we'll assume that apple is sitting on a white table. So now how will shadow work taking reflected light in consideration. Okay, हम लोग यहाँ पे black surface नहीं consider कर रहे because you know that black absorb the light. तो वो काश effectively reflective lights आएंगे नहीं ना. तो पूरा जो कास्ट शैडो है, पूरा जो शैडो साइट है वो पूरा ब्लैक हो जाएगा अगर हम लोगों ने ब्लैक सरफेस लिया तो. ठीक है, इसलिए हम लोगों ने व्हाइट रिफ्लेक्टेड सरफेस अज्यूम किया है. सो where apple touches table there is less lights because of the occlusion shadow. then ये क्या हो गया हमारा कोर शैडो. कोर शैडो कहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया है, लाइट साइड एंड शैडो साइड के बॉर्डर पे, which core side is again the darkest point on the apple. So always remember, हम लोग जब भी शैडो शेड्स एंड शैडोज क्रिएट करते हैं तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डार्कर साइड से, डार्कर शेड से वो पहले कंप्लीट कर देते हैं फिर लाइटर शेड की तरफ जाते हैं. इसलिए हम लोगों ने पहले कास्ट शैडो ड्रॉ कर दिया. ओके, सॉरी हम लोगों ने इसलिए पहले कोर शैडो ड्रॉ कर लिया. ओके, देन जो ऑक्यूलेजन शैडो है जहाँ पे ऑब्जेक्ट टच हो रहा है टेबल पे वो हम लोग ने ड्रॉ कर लिया. डन. Now the darker shade is done. Now we are going to shade the rest of apple by adding flat layer of shade which is lighter than core shadow. एक simple shade हम लोग दे देंगे, right? Once you done, soften the transition between the dark and the light area to remove that जो एक डिफरेंस दिख रहा है ना वो रिमूव करने के लिए हम लोग वो ट्रांजिशन शेड एक बीच में दे देंगे. ठीक है, don't forget to soften the bottom part as well जो occlusion shadows है
वो वाला बॉटम पार्ट वाला भी हम लोग को सॉफ्ट करना है. ओके, गॉट इट. नाउ एक ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जब भी हम लोग ऐसे ट्रांजिशंस करते हैं तो ये वैल्यू ट्रांजिशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, सो अब्रप्ट एंड इमीडिएट ट्रांजिशन कैन इंडिकेट शार्प एज. इसे हम लोग ट्रांजिशन करते हैं और एक ही जगह पे अचानक से हम लोग रुक दे तो वो एक शार्प एज है. शार्प के एज की वजह से हम लोगों ने ट्रांजिशन किया है, वो ऐसा इंडिकेट हो रहा है. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग स्मूथली और ग्रेजुअली अगर ट्रांजिशन करेंगे तो वो ग्रेजुअल और मोर ग्रेजुअल हम लोग एक स्मूथ सरफेस का ट्रांजिशन है, ये हमें समझता है. तो ये समझ गया. एज चाहिए तो एक ना एक स्क्रीनशॉट ले दो ये पर्टिकुलर वैल्यू ट्रांजिशन का. Abrupt and immediate transition can indicate sharp edges and gradual transition indicate round edges. Elia? Okay, so since cast shadows are darkest near, एक second. Since the cast shadows are darkest near the object, they are being cast from an angle. Okay, ये ट्रांजिशन तुम्हें समझ रहा है. अगेन जो हम लोगों ने वैल्यू ट्रांजिशन किया था उसको हम लोग इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में अगर स्टडी करेंगे तो तुम्हें दिख रहा है जो कोर शैडो है एंड ऑक्लूजन शैडो तक दोनों डार्कर एरिया थे, लेकिन हम लोगों ने स्मूथली उसको ट्रांजिशन किया है तो उसके वजह से वो राउंड भी सरफेस है वो समझ में आ रहा है. अगर हम लोगों ने जो इनिशियल लेवल पे था, इनिशियल लेवल पे ऐसा था कुछ, तो वो एक अब्रप्ट दिख रहा था बीच में कि तो थोड़े से डार्कर शेड की वजह और लाइटर शेड के बीच में जो अब्रप्ट इमीडिएट ट्रांजिशन हो रहा है इसकी वजह से वो शार्प एजेस दिख रहे थे. ठीक है, तो ये वैल्यू ट्रांजिशन समझ गया. तो हम लोग अभी कास्ट शैडो को और थोड़ा ट्रांजिशन और थोड़ा वैल्यू ट्रांजिशन कर देंगे कास्ट शैडोज में. ओके, now how bright do you want to be the light side? It's totally up to you. तुम्हें जैसे चाहिए तुम लोग वैसे कर सकते हो. बेसिकली एक कोई तो लाइट वैल्यू तुम्हें वहां पे शेड करनी है. ओके, फ्लैटली. नेक्स्ट थिंग वी डू ब्लेंड टू साइड्स ऑफ एप्पल सो इट ऑल कम्स टुगेदर नाइसली. राइट, ये दो साइड उसको हम लोग ब्लेंड करना पड़ेगा. आगे अभी भी वो अब्रप्ट और इमीडिएट ट्रांजिशन है तो वो हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा. देखिए, राइट, तो जैसे उसका शेप है तो हम लोग एक एक्स्ट्रा कुछ उसमें इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं. यू कैन सी कि वो कैसे जो आउटर साइड से वहां से वो डार्कर शेड्स ट्रांजिशन करते जा रहा है और वो एक इफेक्टिवली ट्रांजिशन वो क्रिएट कर रहे हैं. राइट, जब तुम लोग जितना चाहिए उतना एक इफेक्टिव तुम्हें अगर टोन मिल गया, एक वैल्यू मिल गया तो एक इरेजर लो और सिर्फ हाईलाइट हम लोग क्रिएट कर देंगे. Okay, remember highlight is the reflection of the light और वो सबसे brightest point होता है तुम्हारे ऑब्जेक्ट का. तो बेस्ट वे टू डिपिक्ट दैट, जो जहाँ पे तुम्हें हाईलाइट क्रिएट करनी है वहाँ पे इरेजर से इरेज कर दो. ओके, नाउ यू कैन ऐड सम मोर एलिमेंट्स इनटू इट. कुछ एक्स्ट्रा शेड्स एंड शैडो, कुछ एक्स्ट्रा हाईलाइट तुम्हें करना है, राइट, वो भी तुम लोग ऐड कर सकते हो as per your requirement. Okay, again, right, जैसे अगर तुम्हें ये कोर शेडो को ज्यादा डार्क दिखाना है तो अगेन इसमें डिफरेंस तुम्हें समझ रहा होगा. गॉट इट? यहाँ तक समझ गया कैसे हम लोगों ने सिर्फ एक लाइट सोर्स अज्यूम करके पूरा एप्पल कैसे सेट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फिर से वो मेथड हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट एक नॉर्मल एप्पल का शेप ड्रॉ कर लेंगे. यहाँ पे डार्कर किया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट तुम्हें सिर्फ लाइटर शेप ड्रॉ करना है. देन हम लोग लाइट सोर्स डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे हमारा लाइट सोर्स होने वाला है.
फिर लाइट सोर्स के हिसाब से हम लोग कास्ट शैडोज कर देंगे। ओके, कास्ट शैडोज ड्रॉ करने के बाद हम लोग सबसे डार्केस्ट जो शैडोज है दैट इज कास्ट कोर शैडो एंड ऑक्लूजन शैडो वो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। यानी इवन टोन एक फ्लैट लेयर हम लोग एप्पल के ऊपर दे देंगे, देन उसके बीच में ट्रांजिशंस भी कर देंगे, देन कास्ट शैडोज ड्रॉ कर देंगे, देन जो लाइट साइड है वहां पे भी एक सिंपल ट्रांजिशन सिंपल फ्लैट शेडिंग दे देंगे। इन जो कोर शैडो एंड लाइट साइड उसके बीच में शेडिंग का एक ट्रांजिशन क्रिएट कर देंगे, हाईलाइट ड्रॉ कर देंगे। एंड लास्टली अगर तुम्हें कहाँ पे अगर लग रहा है कि मुझे यहाँ पे ज्यादा डार्कर दिखाना है, ज्यादा पॉप आउट करना है ऑब्जेक्ट, तो वो भी तुम कर सकते हो। ओके, सो लास्ट पार्ट इज प्रैक्टिस। तो यही तुम्हें ड्रॉ करना है। तुम्हारा सबके पास स्मार्टफोन हो गए या फिर टॉर्च होगा, स्मार्टफोन में भी टॉर्च होता है, तो टॉर्च का अज्यूम करो एज एन सोर्स लाइट एंड डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे रख के वही एप्पल पे वही कोई आइदर एप्पल लो या फिर बॉटल लो तुम्हारा या फिर एनी अदर ऑब्जेक्ट, और उसके ऊपर शैडो कैसे डिफरेंटली बिहेव करता है वो स्टडी करो। राइट, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि कास्ट शैडो कैसे, कोर शैडो कैसे चेंज हो रहे हैं, देन रिफ्लेक्ट हाईलाइट कैसे चेंज हो रहा है। राइट, तो ऐसे स्टडी करो एंड एक पर्टिकुलर एंगल पे कुछ फोटो निकालो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, और उसका शेड्स एंड शैडोज लाइट बिहेवियर लाइट वो स्टडी करके ड्रॉ करो। राइट, जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल में उसमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करके शेड्स एंड डिफरेंट हाइलाइट्स उसने कैसे क्रिएट हो रहे वो उसने ड्रॉ किया। तो यू कैन डू द सेम थिंग विद आइदर विद योर बॉटल और विद एन एप्पल।